सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज से पहले है ना हमने डिस्कस नहीं किया है और ये आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं एचपीएससी एडीओ की जो वैकेंसी है आई हुई है, यानी कि जिसकी आप प्रिपरेशन भी अभी हाल फिलहाल में कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें कि एक राइट स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है, किस तरीके से हम इसमें अपना 100% योगदान दे के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फाइनल। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के कुछ फार्मूले होते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि आपके सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है, मेरे सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है। लेकिन हमें अल्टीमेट जो हमें गोल चाहिए, यानी कि हमारा जो रिजल्ट चाहिए, वो हमें जॉब ही पानी है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या और बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप एचपीएससी एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक राइट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एक सही तरीका क्या हो सकता है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको नहीं करना है, क्या उनसी ऐसी चीजें जो आपको करनी है। ठीक है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारे बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। तो उस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं और कंप्लीट आपको मैं एक कह सकते हैं कि रोड मैप दे के जाऊंगा, एक तरीका बता के जाऊंगा जो कि आपको कहीं ना कहीं वेस्ट देखने को मिलेगा अगर इसको फॉलो करते हैं। अगर इसको थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको सही लगता है, देन आप गो थ्रू कर सकते हैं और आपको इससे हेल्प होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे डाउट हैं, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या हमें टारगेट करना चाहिए, हमें अभी स्क्रीनिंग टेस्ट पे बात करें, है ना, स्क्रीन टेस्ट की तैयारी करें, हम जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर इसको छोड़ दें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, समय कम है, क्या है पूरा एक कह सकते हैं कि माजरा क्या है, बेसिकली हमें किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर मैं आप सभी को समझाऊं, यहाँ पे आप सभी से बताऊं, आप सभी को ये पहले से पता भी है कि यहाँ पे एक तो आपको स्क्रीन टेस्ट होना है और दूसरा जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है और फाइनल आपका इंटरव्यू होना है और आपको बाकायदा सिलेक्शन मिल जाएगा, तीनों पड़ाव अगर आप पार कर देते हो। सबसे पहली बात तो यही है कि अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है ये बीएससी रखी है ना, और बीएससी में भी आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये पूछा नहीं जाना, यानी कि बीएससी आप एग्रीकल्चर करके रखे होंगे। ठीक है, आपने बीएससी जो है ये एग्रीकल्चर से करके रखी है और बीएससी एग्रीकल्चर का अभी आपका कोई महत्व ही नहीं है ना, अभी कोई महत्व नहीं है जब तक आप स्क्रीनिंग टेस्ट को पास नहीं कर देते। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसा कि आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का नहीं आ रहा है और अलाइड सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्या उसमें आपको छोड़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आप यहां पे देखो सिर्फ 25% मार्क्स लाके आप इसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन क्या सच में ऐसा है 25 मार्क्स लाके आप सीधे डिस्क्रिप्टिव पेपर में जा सकते हो क्या? या आप एक बार खुद से पूछना, आपको आंसर इसका मिल जाएगा नहीं ना। तो आपको थोड़ा यहां पे मेहनत करनी जरूर पड़ेगी क्योंकि आप एग्रीकल्चर के नहीं हो, बशर्ते आपका जो सामना है ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पेपर जो है, ऐसा बीपीएससी का रिकॉर्ड भी रहा है, एचपीएससी का रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि इसने जो पेपर अभी करवाए हैं, पिछले पेपर कराए हैं, थोड़ा कह सकते हैं कि वो बच्चों को चिंतित करते हैं कि पेपर आपका आना था कुछ और, आ कुछ और ही गया। तो एक ऐसा माइंड में भी आप रख के चल सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिमोरलाइज करने के लिए बातें नहीं है, ये आपको सचेत करने के लिए बातें हैं। ठीक है, आप सचेत हो जाओ ताकि अपनी तैयारी को और बढ़िया कर पाओ। सिंपल यहां पे कहना यह है कि आपको अभी जो अपना पूरा टाइम है, अभी आप जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी घंटे आप दे रहे हैं, है ना, उसमें से जो मोस्टली आपके आर्ट्स हैं, मोस्टली आर्ट्स अपने आप दोगे और वो किस पे आप देने वाले हो, स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जब आपका स्क्रीन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा इसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज करना और वहां पे आप एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर सकते हो या करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हो, या बिल्कुल आप अगर डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट आपका रहने वाला है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, यहां तो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, लेकिन वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। अब क्या आपको यहां पे अभी सिर्फ आप मान चलो अगर दिन में आप 8 आवर्स भी पढ़ते हो, क्या आपको इसमें से डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम नहीं निकालना चाहिए? देखो, फाइनल सिलेक्शन तो आपको यहीं से मिलने वाला है, तो आप हो सकता है कि इसमें से 3 से 4 घंटा, 3 घंटा हाफ हाफ कर लो, या आप कर सकते हो 60-40 का रेशियो ले सकते हो। ठीक है, 60-40 का रेशियो लेके आप चल सकते हो। 60% आप स्क्रीनिंग को दे सकते हो, 40% दे सकते हो, या आपका पहले से ये स्ट्रांग है, एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ के रखी है, हरियाणा का जीके वगैरह आपने अच्छे से पढ़ के रखा है ना, मैथ रीजनिंग पे अच्छी खासी कमांड है ना, थोड़ा बहुत आपको चीजें आती हैं, या आप 40-60 को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी छोड़ना कुछ नहीं है। एक कदम भी आपका गलत हुआ, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाओगे और यहां पे आपकी एक्सपर्टी है नहीं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें तो ये पड़ाव आपको कैसे पार करना है, ये खुद की स्ट्रेटजी
है ना। जहां से आप पढ़ रहे हो, अभी तक आपने सोर्स अपने चूज कर लिए होंगे, जहां से भी पढ़ रहे हो, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ो, एकदम बढ़िया से डेडिकेशन से, है ना। एक कहता नहीं ऑफिसर, क्योंकि आपको आपके दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही होगी जो आपकी बात की, तो उनको लाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, और सोचो कैसे हम और मेहनत कर सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा फोकस है आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पे करना है, क्लियर करो उसको अच्छे से, ठीक है। अब बात फंसती है यहां पे आके कि डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है इसको किस तरीके से हमको देना है। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करो तो एक एलिजिबिलिटी में और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बीएससी एग्रीकल्चर है, और वहां पे भी बीएससी एग्रीकल्चर में ऑनर्स लगा है। अब ऑनर्स लगा है तो क्या होता है, आप देखते हो कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आपको प्राइवेट कॉलेज डिग्री प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर की, और वहां पे क्या होता है, आपको वो डिग्री जो मिलती है ये ऑनर्स की नहीं मिलती है। तो अब समस्या ये भी हो गई कि ऑनर्स के जो बच्चे हैं ये मोस्टली डिग्री जो इनको मिली है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो इनको औरों की अपेक्षा अगर आप देखते हो तो थोड़ा उन्होंने बेटर पढ़ के रखा होता है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं अच्छी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। आपका एग्रीकल्चर का जो हम कह सकते हैं नॉलेज है औरों की अपेक्षा हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़िया हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि ऑनर्स के आप बच्चे हो, यानी कि बीएससी आपने ऑनर्स करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा, है ना, पढ़ाई में आपको थोड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये आती है, क्या आप उस बीएससी के नॉलेज को प्रयोग करके यहां पे सीधे आंसर लिखने लग जाओगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मुझे भी पूरी तरीके से आपका जो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है, कह सकता हूं कि मैं भी इसका कोई रिकैप नहीं करके आया हूं, लेकिन एक दो बार सिलेबस हम एनालाइज करें हैं, है ना, उसको पढ़े हैं, तो हमारे दिमाग में सारी चीजें चल रही है। मैं अभी आपको एक सिचुएशन देके आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव का सबसे ज्यादा आपको जो है देखने को मिल रहा है परसेंटेज, यानी कि 87.5% जो आपको है इसका जो वेटेज है देखने को मिल रहा है। अब इसकी तैयारी कैसे आप कर सकते हो, देखो सिंपल समझो। आप बीएससी में क्या करते थे, कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता था, आपको चाहे पता है चाहे आपको नहीं पता है, सिंपल आप 2 से 3 पेज उस पर लिख दिया करते थे और आपको नंबर भी मिल जाते थे। इसी प्रकार से सेम आपका मास्टर्स में कहीं ना कहीं होता था, है ना। मास्टर्स में चूंकि आपने बीएससी में अच्छे से पढ़ के रखा होता था, तो आप थोड़ी और एडवांस चीजें लिखते थे, है ना, तो आप वहां पे पास आउट हो गए। क्या अब एमएससी वाले स्टूडेंट या बीएससी वाले स्टूडेंट दोनों अपने बीएससी के बेसिस पे एमएससी के बेसिस पे इसको क्लियर कर सकते हैं क्या? ये असप्शन बिल्कुल मत पालना, क्योंकि अगर ये आपने ये असप्शन बना लिया कि अब जो मैं वहां पे लिखता था वही यहां पे लिख के आ जाऊंगा तो मैं बाकायदा क्वालिफाई कर लूंगा, नहीं हो ऐसा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से लगे हैं, और वो थोड़े कह सकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट की तरह फाइन हैं, बढ़िया हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आपका क्या है, सिंपल आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। अब कोई मान चलते हैं क्वेश्चन मिलेगा, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे आप कुछ भी ना करो, दिन में एक क्वेश्चन तो मैं कहता हूं जरूर ही लिखो, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से बढ़िया लिख सकते हो, इसके लिए मैं कुछ को आपको स्ट्रेटजी यहां पे शेयर कर देता हूं। देखो, अब यूपीएससी कोई ऑप्शनल बच्चा लेता है, ठीक है, या प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आपके जानने में कोई कर रहा है या नहीं जानने में, तो जानकारी करो, है ना, पता करो कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज यहां पे ले लो, पीवाईक्यूज का मतलब है जो पेपर है, ठीक है, पीवाईक्यूज को यहां पे ले लो, डिस्क्रिप्टिव पेपर ले लो, डिस्क्रिप्टिव पेपर ले लो, और कोई भी एक रैंडम वहां से क्वेश्चन उठाओ, और जो अभी तक आपने पढ़ के रखा है उसके आधार पर लिखो, है ना। और दूसरा क्या करो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो फिर उसको देख देख के लिखो, यानी कि आपको सिंपल क्या करना है, पहले स्वयं से लिखनी है चीजें, फिर आपको देख देख के लिखनी है, और फिर उसका एनालिसिस करो। या आप ये सहारा ले सकते हो कि किसी भी स्टूडेंट ने पहले पेपर लिख के रखे हो, उनका आप सहारा ले सकते हो यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। अब मान चलो एक क्वेश्चन में, देखो सिचुएशन बेस पे हम सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमली, कोई प्री फिक्स नहीं है, मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूं। जैसे कि मान चलते हैं कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि जो करंट एग्रीकल्चर है, करंट एग्रीकल्चर के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और ये पक्का आएगा। हो सकता है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, पूरी तरीके से हमें बताओ क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, क्यों इंडिया में हम इसको कह सकते हैं कि ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे ही अगर यहाँ पे बात करें कि कुछ जो कंट्रीज हैं, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, चलो पूरा करके ही समझा देते हैं आपको। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट डाउन एडवांटेज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, ठीक है।
and also brief the process of organic farming certificate and compare Indian organic farming with other कंट्रीज। अब सिंपल समझो, एक क्वेश्चन है, ये रैंडम बनाया, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई प्लान है, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं है, मैंने एकदम रैंडम जनरेट किया है कि जो मेरे दिमाग में आती गई वो मैं चीजें यहाँ पे लिखता गया। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन की लेंथ है थोड़ी ज्यादा देखने को मिले, लेकिन इससे आपके डाउट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे कैसे एक क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहले सिंपल है, आप क्वेश्चन को समझो और ब्रेक करो, पार्ट इसके कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप देखोगे तो एक पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। पहला पार्ट ये है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं, है ना, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको यहाँ पे पूरा बताना रहेगा। दूसरा कह रहा है कि इसके हमें एडवांटेज बताने हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया एडवांटेज, और तीसरा यहाँ पे हो गया हमारा डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें कह रहा है कि आल्सो ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन। जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोसेस होता है ये किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर मान चलो हम किसान हैं और कर रहे हैं, हमें कैसे इसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम जो फील्ड में उगा रहे हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इंडियन ऑर्गेनिक फार्मिंग को, साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज इसको कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ कह सकते हैं फिफ्थ हमारा पॉइंट है। यानी कि एक क्वेश्चन में हमसे 5 चीजें पूछी गई हैं। अब मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 5 चीजें आपको यहाँ पे बकायदा डिटेल में लिखनी है। अब कैसे लिखोगे, देखो पूरा तो लिखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे आपको इसको अच्छे से आप फ्रेम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले एक हेडिंग डालो और वहां पे आप बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। आंसर आप आंसर हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है, आंसर डालो और यहाँ पे डिटेल में बाकायदा हेडिंग बनाओ और यहाँ पे लिख सकते हो डिफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ठीक है, डिफिनेशन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या है, डिफिनेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सभी जानते भी होंगे, थोड़ा मैं ब्रीफ करता चलता हूँ आपको आसानी रहे कि हम अपने थिंकिंग के आधार पर, ऐसा नहीं कि मतलब किताब के आपने रट के भाषा समझ रखी है उसको आप यहाँ पे लिखवा रहे हो, ठीक है। पहले तो खुद की डिफिनेशन हमेशा लिखनी चाहिए, है ना। क्या लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 2 शब्द याद रखोगे तो आपको समझ आएगा। एक होता है एक्सक्लूड, ठीक है, एक होता है एक्सक्लूड, एक होता है इंक्लूड। हमें क्या करना है, एक एक्सक्लूड करना है उन सभी केमिकल फर्टिलाइजर को, उन सभी हर्बिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड को, है ना। और हमें इंक्लूड करना है क्रॉप रोटेशन को, है ना, जो आपके रॉ वेस्टेज हो सकता है, क्रॉप रेसिड्यू हो सकता है ना, मल्चिंग है और पंचगव्य है, जीव द्रव्य जो आपका पंचगव्य हो गया, है ना, ये सारी चीजों को इंक्लूड करना है। तो यानी कि पहली तो डेफिनेशन आपके माइंड के अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट क्या हो सकती है, जो आपके अकॉर्डिंग है वो डेफिनेशन लिखो। फिर क्या करो यहाँ पे, अब या एक काम कर सकते हो आप, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इसकी डिफिनेशन दी उसको लिख सकते हो। कोई साइंटिस्ट ने अगर इसकी डिफिनेशन दी तो उनका आप नाम कोट करके यहाँ पे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी डिफिनेशन आप देख सकते हो। तो 3 तो आपने यहाँ पे डिफिनेशन लिखनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। इनको हेडिंग बनाओ फटाफट। और हो सकता है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी का आप चित्र बना सकते हो तो बाकायदा उसका चित्र भी बना सकते हो, है ना। मान चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको समझाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे फॉर्म लो, है ना, एक खेत बनाओ और यहाँ पे क्या करो आप दूसरा खेत बना लो इस तरीके से। और इस खेत को बना के आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या करो, इसमें इसको लिखो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, यानी कि जो आप तरीका फॉलो कर रहे हो अभी उसमें आप क्रॉप को इस तरीके से बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप एक क्रॉप को बनाओ, है ना। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मल्चिंग करेंगे, है ना, तो इस तरीके से आप लेयर बना सकते हो, यानी कि ये आपने मल्चिंग कर दी, है ना। मल्चिंग पे यहाँ पे प्लांट उगा सकते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे हम FYM डाल रहे हैं, ठीक है, FYM यहाँ पे डाल दो, हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल दो हम इंसेक्टिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं, हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम बैन, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको हम डाल रहे हैं, क्रॉप का रेसिड्यू अपना रहे हैं। तो इस तरीके से कोई डायग्राम अगर ऐड कर सकते हो डायग्राम को ऐड करो, ठीक है। अब डिफिनेशन लिख दी आपने, एक डायग्राम बना दिया, अब आपकी डिफिनेशन एकदम परफेक्ट हो गई। अब क्या कर सकते हो, अब आपको पता है कि हिस्ट्री हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है।
हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिस्ट्री लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, ठीक है। सबसे पहले ब्रून में एक मीटिंग होती है ना, वहां पे इसके नाम को दिया जाता है, यानी कि पूरी हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री लिखो। इसके अलावा यहाँ पे एक और हेडिंग बनाओ, इसमें साइंटिस्ट लिखो, किसने इसका ये जो वर्ड है किसने दिया, ठीक है, वर्ड किसके द्वारा दिया गया। इसके अलावा कोई बुक लिखी गई थी, लुक एट द लैंड, एक ऐसी कोई बुक थी ना, उन्होंने लिखी, नॉर्थ बाउंड जी इसी संबंधित कहीं ना कहीं। अभी मैं पूरी तरीके से थोड़ा बता रहा हूं आपको चीजें, ठीक है, समझने का ट्राई करना किस तरीके से आप एक बेटर आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। बुक लिख दो, हिस्ट्री पूरी लिख दो डिटेल में, है ना, डिटेल में हिस्ट्री लिख दी। फिर क्या आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स आते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल्स को लिख दो यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन कौन से हैं। तो 4 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आपका केयर होता है, केयर होता है। इसके अलावा आपका केयर देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ आपका फेयर होता है, फेयर के अलावा आपका इकोलॉजी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और हेल्थ का होता है। 4 प्रिंसिपल होते हैं ना बेसिकली, 4 आपको प्रिंसिपल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनको डिटेल में लिखो, है ना, इनके बारे में लिखो। अब केयर किस तरीके से आप केयर, है ना, प्रिंसिपल ऑफ केयर कैसे वर्क करता है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सेम रहेगा सभी में, ठीक है, सेम रहेगा ये। अब इनको लिखो, अगर इनमें कोई डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, इसमें किसी में अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हो, कोई प्रोसेस बना सकते हो, कोई माइंड मैप बना सकते हो, किसी तरीके से कोई आपका इस तरीके से मान चलो कनेक्ट कर सकते हो। मान चलो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है, इकोलॉजी यहाँ पे इन्वायरमेंट को दिखा दो, है ना, यहाँ पे कनेक्ट कर दो कि नाइट्रोजन की साइकिल चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चल रही है। इस तरीके से आपने दिखा दिया, यानी कि कम से कम आपने वर्ड का भी ख्याल रखना है कि जितना क्वेश्चन में वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको उन वर्ड से ज्यादा चले जाना है, आपको चीजें बाकायदा लिखनी है और काफी आप हेडिंग बनाओ और इस तरीके से लिखो। तो यानी कि अभी हम देखें तो हमारा एक क्या 2 पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गए, एक पार्ट हो गया बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफिनेशन हिस्ट्री। अब आप एक काम करो, एक टेबल बना लो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर सकते हो आप, एक टेबल बनाओ, यहाँ पे डालो एडवांटेज और यहाँ पे डालो डिसएडवांटेज, है ना, उनको उसमें एक में कर दो, इनको डिसएडवांटेज को एडवांटेज को कर दो। दूसरा पार्ट क्लियर हो गया। तीसरे पार्ट में दिया है कि ब्रीफ करें हमें प्रोसेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। तो आपको पता है कि सर्टिफिकेट मिलने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक किसान बनाओ यहाँ पे बाकायदा, और ये क्या है, इसका खेत बनाओ इधर यहाँ पे, और इसने क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती कर रहा है ये, और इसने क्या किया, एक सबसे पहले क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, खेती करेगा, है ना, फिर उस डॉक्यूमेंट को जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फिर इसको ये रिव्यू के लिए जाएगा, है ना, चेक किया जाएगा कि सही है कि नहीं सही है। फिर जो अथॉरिटिंग बॉडी है, जैसे आपका इंडिया ऑर्गेनिक जो आपका लोगो है वो मिलता है ऑर्गेनिक के लिए, कोई बॉडी है एनपीओपी जो प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट, इसके पास जाएगा। फिर क्या होगा, जो साइंटिस्ट हैं ये आएंगे, बाकायदा फील्ड का रिव्यू करेंगे, है ना, यहाँ पे दिखा दो, थोड़ी ड्राइंग का भी इस्तेमाल करो, गंदा बना रहे हो अच्छा बना रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं उन पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो बना दो यहाँ पे, और आपकी टीम आती है और बाकायदा क्या करती है, इसको रिव्यू करती है और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप सक्सेस एक आंसर इस तरीके से चिन्ह बनाओ ग्रीन से, है ना, और यहाँ पे लिख दो कि सर्टिफिकेट कंप्लीटेड, है ना, इस तरीके से बना दो। तो ये आपका प्रोसेस हो गया सिंपल। अब आपने क्या किया, दूसरा पहलू भी यहाँ पे पार कर लिया, ठीक है, दूसरा जो पहलू है ये भी आपने पार कर लिया। अब आ गया इंडिया का और अदर कंट्रीज के साथ आपको कंपैरिजन करवाना है। कैसे कंपैरिजन करवा सकते हो, तो आपको पता है हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका काफी न्यूज में रहा था, है ना। अगर मैं इसको आपको पढ़ के बताता तो और अच्छा कर सकता था, लेकिन वी कैन डू द इन रैंडम हम कर रहे हैं सारी चीजें। अब इंडिया को यहाँ पे लिखो और आप इंडिया को इधर लिख दो, कंपेरिजन करवाना है ना, इंडिया लिख दो, आप इधर लिख दो आप श्रीलंका आप यहाँ पे पॉइंट लिख दो कि इनके पास क्या है, इनके पास एरिया जो है कम है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, रैंडम तरीके से इसको अपनाया। हमने क्या किया, इसको प्लान तरीके में अपना रहे हैं, ऐसा नहीं हम हर जगह करने लगे। हमने किसी एक स्टेट को पहले चुना, ठीक है, जैसे हमारा जो आपका सिक्किम स्टेट है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट हमें देखने को मिलता है। अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितने फार्मर्स हैं यहाँ पे, कम फार्मर्स हैं, इस तरीके से कंपेरिजन करवा दो। तो एक बढ़िया आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, एक बढ़िया आंसर लिखने का एक तरीका ये हो सकता है। तो फाइनली आप कहीं ना कहीं जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है इसको आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर है आप यहाँ पे अपना कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में एक बढ़िया आंसर कैसे लिख सकता है बच्चा, उसको आपको थोड़ा सोचना है, आंसर राइटिंग पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, और लास्ट में आपका जो है बेसिकली ये काम आएगा, स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा, देन आपका जो लास्ट में आएगा दैट इज इंटरव्यू। थर्ड जो आपका पड़ाव पहुंचेगा ये पहुंचेगा इंटरव्यू पे, ठीक है, इंटरव्यू पे आपका पहुंचने वाला है। इंटरव्यू में क्या है, 12.5% लगभग इसका योगदान है, यानी कि आपको यहाँ पे जानना समझना पड़ेगा। अब जितनी भी करंट की जो इवेंट रहते हैं उनको थोड़ा पढ़ा करो, है ना, जैसे कोई मान चलो कोई शब्द है, शब्दों पे यहाँ ध्यान दो। काफी बुक आती है जिनमें टर्मिनोलॉजी दी होती है, जैसे कि पूछ दे आपसे फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, या फोर्टिफाइड जो अनाज है ये क्या होता है, अच्छा बायो फोर्टिफाइड क्या होता है,
बायोफोर्टिफाइड क्या होता है या बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है ना। इसके अलावा आपसे पूछ दे ये बताओ कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, इनके प्रोसेस बताओ, है ना। ये आपसे सिचुएशन दे दे कि आपसे हो सकता है पूछ दे कि ये बताओ रिबोनिंग क्या होता है ना, टॉपिंग क्या होता है, निपिंग क्या होता है, निपिंग में फ्लॉपिंग क्या होता है। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा काम करो, है ना। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो हमने बायोफोर्टिफाइड आलू बनाए हैं, है ना। आपको सिचुएशन बेस्ड खुद को सिचुएशन में डालना है ना, खुद ही खुद के एग्जामिनर बन जाओ भाई, है ना। क्वेश्चन कोई आपको नहीं पता है उसको खुद से पूछो और खुद का आंसर बताने का ट्राई करो यहाँ पे, है ना। और अगर ग्रुप है तो ग्रुप में तो और अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि जो टर्मिनोलॉजी है एग्रीकल्चर की उसको क्लियर करने का ट्राई करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, पर्मा कल्चर क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पर्मा कल्चर, पर्मा कल्चर क्या है ना। एक आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स, है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे भूल जाते हैं। आइडियो टाइप प्लांट क्या है, इनके सभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिकल, जैसे सॉइल में क्या होता है, सॉइल पीएच कैसे निकालते हैं, है ना, पूछ सकता है आपको, बताओ कैसे निकालोगे। नाइट्रोजन अगर अवेलेबल निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अनअवेलेबल निकालनी है तो कैसे निकालोगे। ये कुछ बातें हैं जो कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड बढ़िया कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ओवरऑल यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको सिलेबस अपना कवर करना है, सिलेबस को ध्यान में रख के उसमें जो जो पॉइंट है उनको क्लियर करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। थोड़ी मेहनत थोड़ी होशियारी करो तो आपका एग्जामिनेशन जो है क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने चीजें आपको प्रोवाइड की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई और भी डाउट आपके हैं, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं चाहूंगा कि उनका अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे सकूं। थैंक यू एवरीवन, विश यू वेरी बेस्ट।